बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। एक और चिन्ह अकेडमी सूरजगढ़ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने व्यवसाय अध्ययन में प्रबंध विकास में हेनरी फ्यूल का योगदान, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। कल इसमें हेनरी फ्यूल के अनुसार एक औद्योगिक प्रबंध की जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे 6 भागों में बांटा था, जैसे तकनीकी क्रियाएं हैं, वाणिज्यिक क्रियाएं हैं, वित्तीय क्रियाएं हैं, सूचनात्मक क्रियाएं हैं, लेखांकन क्रियाएं हैं, प्रबंध की क्रियाएं हैं। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में हेनरी फ्यूल के प्रबंध की क्रियाओं के बारे में जो विचार हैं उनको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले प्रबंध की योग्यताएं और प्रशिक्षण, प्रबंध के तत्व और प्रबंध के सिद्धांत, इनको कल हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक जो प्रबंधक विचारक हैं। प्रबंध के क्षेत्र में आज नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। नए नए जो प्रबंधक विचारक हैं, नए नए जो विद्वान हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें आता है 21वीं सदी के प्रबंध गुरु पीटर ड्रकर। 21वीं सदी के नए जो प्रबंधक विचारक माने जाते हैं वो ऐसा पीटर ड्रकर। जहां तक पीटर ड्रकर का प्रश्न है, उनका जन्म 1919 में ऑस्ट्रिया में हुआ तथा 2005 में उनकी मृत्यु हुई। इसलिए 1909 से लेकर के 2000 तक 5 तक रहे। और पीटर ड्रकर को प्रबंध के विकास में महान योगदान के कारण या उनके अत्यधिक योगदान के कारण 2002 में अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद में आधुनिक प्रबंधक विचारों में पीटर ड्रकर एक ऐसे प्रबंधक विचारक हैं कि वर्तमान समय में उनका सबसे अधिक लोकप्रिय नाम सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है तथा अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक तथा मैकेन्से में इन्हें प्रबंध गुरु के नाम से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। इसके पश्चात प्रबंध के क्षेत्र में प्रबंध को एक नई दिशा प्रदान करने में इनका प्रमुख योगदान रहा तथा साम्यवादी जगत को पाश्चात्य क्षेत्र में प्रसार करने में योगदान देने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। पीटर ड्रकर प्रबंध के कार्य को एक सृजनात्मक प्रक्रिया मानते थे, सृजनात्मक प्रक्रिया मानते थे और उनके अनुसार प्रबंध का जो मुख्य कार्य है, प्रबंध का मुख्य कार्य वो है सृजन एवं नवपरिवर्तन। सृजन एवं नवपरिवर्तन ये प्रबंध का मुख्य कार्य माना जाता था। सृजनात्मक या सृजन होता है प्रबंध के जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनकी दक्षता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि करके और संस्था में अधिक उत्पादन व लाभ प्राप्त करना ही सृजनात्मकता कहलाती है। इसके अलावा नव परिवर्तन जो है वर्तमान समय के अंदर नई नई वस्तुओं का उत्पादन करना, नए विचारों का प्रवेश करना, नई तकनीकें, नए बाजारों में प्रवेश करना, नए नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करना, ये सारी चीजें जो आती हैं ये नव परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से
पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध का जो मुख्य कार्य बताया वो इन्होंने सृजन एवं नव परिवर्तन बताया। पीटर एफ ड्रकर का कहना है कि व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, न कि शक्तियां और तथ्य। यानी किसी भी संस्था के अंदर कितने भी संसाधन उपलब्ध क्यों न हो, कितनी भी पूंजी हो, तकनीक हो, प्रौद्योगिकी हो, किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध क्यों न हो, लेकिन उन सभी का सामंजस्य, तालमेल सही प्रकार से संस्था के लिए जो उपयोग करते हैं वो मानव ही करते हैं, व्यक्ति करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, न कि शक्तियां और तथ्य। पीटर एफ ड्रकर ने 1980 में मैनेजिंग इन टर्ब्यूलेंट टाइम्स नाम की पुस्तक लिखी। 1980 में मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसमें प्रबंध की चुनौतियों का अध्ययन किया है। प्रबंध के आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रबंध प्रक्रिया एक ऐसा अंग है, प्रबंध प्रक्रिया प्रबंध का ऐसा एक अंग माना जाता है जो भीड़ को संगठन में बदल देता है तथा मानवीय प्रयासों को परिणामों में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से इसका महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा। उसके बाद में पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में 2018 में क्वेश्चन भी आया था, उद्देश्य द्वारा प्रबंध के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, और 2019 में क्वेश्चन आया था पीटर एफ ड्रकर द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए। तो 1954 में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध या उद्देश्य अनुसार प्रबंध उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से प्रबंध के क्षेत्र में उनका काफी सराहनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान है। पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध के 5 कार्य बताइए। उनके अनुसार प्रबंध के 5 कार्य बताइए। प्रबंध के मुख्य कार्य। पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध के कार्यों को 5 भागों में बांटा। पहला जिनका कार्य है वो है ध्येय एवं लक्ष्य। दूसरा है उत्पादक कार्य एवं श्रमिक उपलब्धि। तीसरा जिनका कार्य है सामाजिक प्रभाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व है। चौथा इन्होंने कार्य बताया समय, आयाम, और 5वां जिनका कार्य है वह है प्रशासन एवं उद्यमिता। प्रशासन एवं उद्यमिता। इस प्रकार से पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध के 5 प्रमुख कार्य बताए।
उन्होंने कहा कि ध्येय एवं लक्ष्य, यानी सबसे पहले कोई भी संगठन जो होता है उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। उसके बाद में उद्देश्य के अनुसार प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसको लागू किया जाना चाहिए। बगैर उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता। सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, लक्ष्य के लिए तय किए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले उसका कोई ध्येय होना चाहिए या लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने कार्य बताया वो है उत्पादक कार्य एवं श्रमिक उपलब्धि। उत्पादक कार्य सबसे पहले बताया कि प्रबंधक के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो उत्पादन से संबंधित कार्य होना चाहिए, क्योंकि संस्था के अंदर जब उत्पादन होगा तभी बिक्री होगी, बिक्री होगी संस्था के अंदर लाभ होगा, उसका संचालन होगा। इसलिए उत्पादक कार्य होना चाहिए तथा श्रमिक उपलब्धि सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर सबसे पहले जो मेन माना जाता है वो मानवीय संसाधन है, और मानवीय संसाधन संतुष्ट होता है और संस्था में अपना 100% योगदान देता है तो कोई भी जो संगठन होता है वो सफलता प्राप्त करता है, असफल कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए श्रमिकों की उपलब्धि के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे उसके जीवन में सुधार है, रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं, या कार्य में स्थायित्व है, या वेतन में वृद्धि है, या पदोन्नति है। इस प्रकार से कई प्रकार के कार्य करके और श्रमिक उपलब्धि को बढ़ाई जा सकती है। एक और जो पीटर बर्के के द्वारा बताया गया जो कार्य वो सामाजिक प्रभाव और सामाजिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि एक व्यवसाय जो होता है सभी प्रकार के संसाधन होते हैं वो समाज से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए उनका प्रभाव समाज पे ज्यादा होता है। इसके अलावा वह सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो वर्ग होते हैं, जैसे अंशधारी होते हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, सरकार है, कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं, उनके प्रति अपने जो उत्तरदायित्व होता है वह उनको पूरा करना चाहिए। उसके बाद में आते हैं समय आयाम, समय से संबंधित, यानी किसी भी संगठन के अंदर समय को निर्धारित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयोगों के आधार पर बार बार किसी कार्य करके औसत परमापित समय तय कर देना चाहिए। हर एक कर्मचारी को ये टाइम दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्य को करने में कितना समय लगेगा। इसलिए समय आयाम होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण आता है उद्यमिता। उद्यमिता होती है एक व्यवसाय के अंदर व्यवसाय की स्थापना करना, विभिन्न प्रकार की जोखिम होती हैं उनका सामना करना, और व्यवसाय में आने वाले अनेक प्रकार के जो अवसर होते हैं उनका पता लगा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, तथा संगठन जो होता है उसका प्रशासनीय जो मैनेजमेंट होता है वो भी सही प्रकार से किया जाना चाहिए। तो ये थे आधुनिक प्रबंध विचारक पीटर बर्कर। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रबंध तकनीक या नवीन प्रवृत्तियां। प्रबंध तकनीक या नवीन प्रवृत्तियां, मैनेजमेंट टेक्निक्स, मॉडर्न ट्रेंड्स, यानी प्रबंध की जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक है। वर्तमान समय के अंदर अगर देखें तो व्यक्तिगत जीवन जो होता है, संगठन के अनेक प्रकार के जो स्तर होते हैं उसमें परिवर्तन आता है। व्यवसाय के जो बाह्य घटक जो होते हैं जैसे भौगोलिक परिस्थितियां हैं, प्रौद्योगिकी है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिसका प्रभाव व्यवसाय के आंतरिक भागों के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए विश्व में आज होने वाले नए नए जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों का सामना करने के लिए या व्यवसाय को नई तकनीकों या नव परिवर्तन के द्वारा बढ़ाने के लिए अनेक देशों के अंदर अनेक प्रकार के संघ भी होते हैं, अनेक प्रकार की उनके मध्य संधियां भी होती हैं, जैसे सार्क है, या ब्रिक्स है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या G20 है। तो इनके द्वारा व्यापार को बढ़ाने के लिए समय समय के ऊपर अनेक प्रकार के
आयोजन में किए जाते हैं, जिनमें इनके अंदर कई प्रकार की संधियां या समझौते किए जाते हैं। इस प्रकार से व्यवसायिक बदलते परिवेश के अंदर आज नवीन आधुनिक तकनीक जो है उनका महत्व बढ़ गया है। तो इसलिए व्यवसाय की नई जो आधुनिक तकनीक है उनके अंदर अनेक प्रकार की जो तकनीकें हैं, इनमें प्रबंध की तकनीक, कई प्रकार की तकनीकों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। जैसे उद्देश्य द्वारा प्रबंध है, अपवाद द्वारा प्रबंध है, व्यूरचनात्मक प्रबंध है, प्रबंध सूचना प्रणाली प्रबंध है, परिवर्तन प्रबंध है, उत्पादन प्रबंध है, परिचालन प्रबंध है, ये शोध प्रबंध है, संघर्ष प्रबंध है। अनेक प्रकार की आधुनिक तकनीक है, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर देखें तो अपने सिलेबस में 3 प्रकार की तकनीक है। पहली जो तकनीक को सम्मिलित किया जाता है वो है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, दूसरा है अपवाद द्वारा प्रबंध, और तीसरा आता है व्यूह रचनात्मक प्रबंध। इन प्रकार की जो प्रबंध की नवीन तकनीकें हैं उनको अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसमें पहले जो तकनीक आती है वो है उद्देश्य द्वारा प्रबंध। प्रबंध की जो पहली तकनीक है वो है उद्देश्यों द्वारा उद्देश्यानुसार प्रबंध, उद्देश्यानुसार प्रबंध की तकनीक। उद्देश्यानुसार प्रबंध की एक आधुनिक तकनीक मानी जाती है, प्रबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उद्देश्य अनुसार जो प्रबंध है इसका प्रतिपादन 1954 में पीटर ड्रकर ने किया। उसके बाद में प्रोफेसर शले ने इसको परिणामों द्वारा प्रबंध नाम दिया। प्रतिपादन किया 1954 में पीटर ड्रकर ने, लेकिन उसके बाद में प्रोफेसर शले ने इसको परिणामों द्वारा प्रबंध के नाम से बताया। अब क्वेश्चन आता है उद्देश्य अनुसार प्रबंध से आप क्या समझते हो? उद्देश्य अनुसार प्रबंध क्या होता है? साधारण शब्दों में अगर हम लोग देखते हैं उद्देश्य अनुसार प्रबंध होता है, पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, तत्पश्चात उनके अनुसार प्रबंध किया जाता है। ये उद्देश्य अनुसार प्रबंध कहलाता है। उद्देश्य अनुसार प्रबंध में जॉर्ज टेरी ने इसको परिभाषित करके लिखा हुआ है कि उद्देश्य अनुसार प्रबंध जो होता है उद्देश्य पूर्ण होता है। उद्देश्य पूर्ण होता है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रबंध किया जाता है। इसी प्रकार से कुंटज ओडोनल जो है वो लिखते हैं कि उद्देश्य अनुसार प्रबंध के बारे में लिखते हैं कि किसी भी संगठन के अस्पष्ट उद्देश्य, पहले अगर उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, अगर अस्पष्ट उद्देश्य है तो उसकी व्यवस्था अप्रभावी और अर्थपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार से उद्देश्यों द्वारा जो प्रबंध होता है इसके अंदर पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना, तत्पश्चात उसके अनुसार प्रबंध की कार्य प्रणाली को अपनाना। यानी संगठन का जो उद्देश्य है उसके अनुसार प्रबंध की जो कार्य प्रणाली होती है, प्रबंध की कार्य प्रणाली में आते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि की जो प्रक्रिया होती है वो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही वो प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। होते हैं उद्देश्य अनुसार प्रबंध। इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य अनुसार प्रबंध वह प्रक्रिया है या वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी प्रबंधक या अधीनस्थ मिलकर के सभी प्रकार के उद्देश्य, संगठन के उद्देश्य, विभागीय उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं,
इनका निर्माण करते हैं। तत्पश्चात इनके अनुसार प्रबंध के कार्यों का संपादन करते हैं तथा संस्था में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि उपलब्ध संसाधनों को अधिकतम प्रयासों के द्वारा सामंजस्य स्थापित करके प्राप्त किया जा सके। इसे व्यक्ति, संगठन एवं पर्यावरण में एक रूपता या सामंजस्य स्थापित किया जा सके, ये उद्देश्य द्वारा प्रबंध होता है। उसके बाद में उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति या विशेषताएं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति या विशेषताएं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले है 1 नंबर पे, यह कार्यात्मक अवधारणा है। दूसरा है यह अवधारणा उद्देश्य निर्धारण पर बल देती है। तीसरी जो है वो है परिणामोन्मुखी अवधारणा। चौथा आता है सहभागिता अवधारणा। सहभागिता अवधारणा इस प्रकार से उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति जो विशेषताएं, इनको 4 बिंदु द्वारा समझा जा सकता है। ये कार्यात्मक अवधारणा है, अर्थात उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के जो प्रबंध के कार्य होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। दूसरा आता है यह अवधारणा उद्देश्य निर्धारण है, यानी उद्देश्य द्वारा प्रबंध के अंदर सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, उसके पश्चात उन उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। परिणामोन्मुखी अवधारणा किसी भी संगठन के जो परिणाम होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए ही उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। एक संस्था का अधिकतम लाभ, सामाजिक संतुष्टि जो होता है, मुख्य परिणाम या मुख्य उद्देश्य होता है, तो उसको पूरा करने के लिए ही उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। चौथा है सहभागिता अवधारणा। सहभागिता अवधारणा के अंदर होता है प्रबंध के उद्देश्य अनुसार प्रबंध की जो प्रकृति विशेषता है, इसके अंदर सभी प्रकार के जो प्रबंधक होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधक हैं या अधीनस्थ हैं, निम्न स्तर के प्रबंधक हैं, सभी को उसमें सहभागिता होती है, सभी को सम्मिलित किया जाता है। सभी मिलकर के ही संगठनात्मक, विभागीय और व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, उनको संपन्न करते हैं, उनको निर्धारित करते हैं। उसके बाद में एक और जो अपना जो टॉपिक आता है वो आता है उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के लाभ। उद्देश्य द्वारा प्रबंध से होने वाले जो लाभ हैं, अध्ययन की दृष्टि से इनके लाभों को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आते हैं संगठन को होने वाले लाभ। संगठन को होने वाले लाभ है उच्च प्रबंधकों को लाभ। तीसरा है अधीनस्थों को लाभ। इस प्रकार उद्देश्य द्वारा प्रबंध से होने वाले जो लाभ हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। ऐसे संगठन को होने वाले लाभ, उच्च स्तरीय प्रबंधकों को होने वाले लाभ और अधीनस्थों को होने वाले लाभ।
तो सभी को कल हम विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।